इस मंदिर को नागराज ने ही आग लगाई है और अब इसका इल्जाम वो तुम पर धरेगा। राधा की बात पर मैंने कहा, लेकिन मंदिर को आग लगाना मेरी समझ में नहीं आया। मंदिर तो भगवान का घर है। राधा ने कहा, तुम नागराज को नहीं समझते। वो जराइम पेशा आदमी है। धर्म उसके लिए कमाई का एक जरिया है। नागराज तो क्या, यहाँ बड़े बड़े पंडित और ब्राह्मण धर्म से खिलौने की तरह खेलते हैं। बेशतर मंदिर तो जराइम और अय्याशियों के अड्डे हैं। उनके खुफिया तहखानों में गोपियों और यात्रा के लिए आने वाली औरतों की चीखें गूंजती हैं, जो किसी को सुनाई नहीं देती। तुमने हिंदुस्तानी फिल्मों में भी देखा होगा कि ये बड़े बड़े पंडित धर्म को किस तरह कारोबारी मकासद और अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर बोली, ये पाकिस्तान नहीं है जहां मजहब और कुरान की बेहुरमती पर खूंरेज हंगामे हो सकते हैं। उनकी आन और उनकी अजमत के लिए तो लोग अपनी जान दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक नहीं सैकड़ों भगवान हैं और इन भगवानों की जो दुर्गत बनाई जाती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में अरबी आयत लिखा हुआ कागज का कोई टुकड़ा कहीं जमीन पर पड़ा हुआ नजर आ जाए तो उसे चूमकर आंखों से लगाकर बड़े एहतराम से महफूज जगह पर रख दिया जाता है। और यहाँ गीता के औराक में मूंगफली और पान बिकते हैं। यहाँ धर्म को धर्म नहीं कारोबार का एक जरिया समझा जाता है और मंदिर बड़े लोगों की अय्याशियों के अड्डे हैं। हमारे इन इबादत खानों पर तो नागराज जैसे लोगों का कब्जा है। नागराज तो साफ कहता है कि जो चीज मेरे हाथ नहीं आती मैं उसे तबाह कर देता हूँ। उसने अचाल शिवा मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा और अब उसे तबाह कर दिया। इससे अच्छा मौका उसे कभी मिल ही नहीं सकता था। उस पर कोई शुबा भी नहीं करेगा। बात एक पाकिस्तानी एजेंट पर आएगी जिसने दहशतगर्दी का तरबियती कैंप तबाह किया है। मुझे राधा की बातों पर ज्यादा हैरत नहीं हुई। उसने कुछ गलत भी नहीं कहा था। पिछले 2.5-3 महीनों के दौरान मैं यहाँ बहुत कुछ देख चुका था। नागराज ने आदिनाथ मंदिर के पुरोहित को कत्ल करके मंदिर पर कब्जा किया था। पंडित भीरू एक और मंदिर पर कब्जा किए बैठा हुआ था। ये इस धर्म की कोई सेवा नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी इबादत गाहों को अय्याशी के अड्डे बना रखा था। अलका ने आश्रम खोला हुआ था, लेकिन वो बेसहारा और बेवा औरतों की खिदमत नहीं कर रही थी। उस आश्रम को वो अपने मजमूम मकासद और अय्याशी के लिए इस्तेमाल करती थी। राधा राजगढ़ के एक आश्रम में अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी। राधा का ताल्लुक भी उसी धर्म से था। उसका किरदार भी मेरे सामने था, लेकिन वो बहरहाल अपने धर्म के बारे में मुझसे ज्यादा जानती थी। हम तकरीबन 2 घंटों तक वहां खड़े आग के शोलों की तरफ देखते रहे। शोले कुछ और बुलंद हो गए थे। आखिरकार हम पहाड़ी से उतरकर अपने कॉटेज की तरफ वापस आ गए। पिछली दीवार खासी ऊंची थी और बाहर से उस पर चढ़ना आसान नहीं था। हमें ऊपर से घूमकर अंदर आना पड़ा था। राधा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, भूख लग रही है तो खाना परोसूं? मैंने कहा, उस आग को देखकर पेट की आग ठंडी हो गई है। वैसे भी तुमने कुछ पकाया तो है नहीं, तो खिलाओगी क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम सो रहे थे तो मैंने लौकी और चने की दाल पका ली थी। 2 रोटियां डालने में कितनी देर लगेगी? मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पका लो रोटी भी। लौकी कद्दू तो शायद तुमने अपनी खेती के इस्तेमाल किए होंगे। वो बोली, हाँ, एक मर्तबा जब यहाँ आई थी तो ऐसे ही थोड़ी सी जगह खोद कर बीज डाल दिए थे। कभी वक्त पर पानी तो दिया ही नहीं था, लेकिन बहरहाल बेलें फल दे रही हैं। राधा किचन में चली गई जो सामने ही था। मैं उसे आटा गूंदते और फिर रोटियां पकाते देखता रहा। उस कॉटेज के आसपास सन्नाटा था। करीब तरीन कॉटेज भी तकरीबन 100-150 गज के फासले पर था। किसी वक्त सड़क पर से कोई गाड़ी गुजर जाती तो लम्हाती तौर पर फजा का सन्नाटा टूट जाता और फिर वही खामोशी छा जाती। खाना खाते हुए अचानक ही मुझे कैराकॉफ का ख्याल आया। मैंने राधा से पूछा, तुमने वो राइफल कहाँ छुपा दी? उसने मुझे घूरा, बोली, छुपा दी? क्या मतलब? वहीं पलंग के करीब मेज पर रखी हुई है। वहीं होगी, मैं देखती हूँ। वो उठकर कमरे की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे ही था। पलंग के करीब दीवार से जरा हटकर तपाई पड़ी हुई थी, लेकिन राइफल वहां नहीं थी। राधा इधर उधर देखने लगी, फिर उसने मेज को उसकी जगह से हटा दिया। राइफल मेज के नीचे जमीन पर थी। तपाई जो ठोकर लगने से गिर गई होगी। तपाई पर पड़ा हुआ मेजपोश चूंकि नीचे तक लटका हुआ था, इसलिए वो राइफल मुझे नजर नहीं आ सकी थी। राधा ने राइफल उठाकर मेरे हाथ में थमा दी, जिसे मैंने पलंग पर डाल दिया और वापस आकर खाना खाने लगा। खाने के बाद मैं फिर अकबी दरवाजे में खड़ा होकर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। पहाड़ी के पीछे नारंगी रोशनी अब भी नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है आग कुछ और भड़क उठी थी, क्योंकि रोशनी तेज हो गई थी। मैं वहां से हटकर फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। हम देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। राधा ऊँघने लगी और फिर वो कमरे में जाकर सो गई और मैं वहीं बैठा सब कुछ सोचता रहा। मंदिर में आतिशज़दगी का मुझे अफसोस हो रहा था। राधा ने शायद ठीक कहा था कि मेरे गंजे सर पर चुटिया की वजह से ये अंदाजा लगाया गया होगा कि मेरा ताल्लुक अचाल शिवा मंदिर से हो सकता है। अब मुझे याद आ रहा था कि मैंने उस मंदिर के कई पुजारियों
और बाहर बैठने वाले साधुओं को भी इसी हैयत में देखा था। खुद पंडित भेरू के गंजे सर पर भी पिछली तरफ बालिश्त भर लंबी चुटिया थी। कैंप के गेट पर मुहाफिजों ने मुझे अच्छी तरह देखा था और बाद में मेरा हुलिया बता दिया होगा। मंदिर की वो आग इतनी खौफनाक थी कि उसमें मौजूद किसी का जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं था। पंडित भेरू के बारे में मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तहखाने के खुफिया रास्तों से निकल कर जिंदा बच गया होगा या जलकर भस्म हो गया होगा। वैसे अगर वो जलकर मर गया हो तो मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा। आप भी सोचते होंगे कि मैं किस कदर एहसान फरामोश हूं कि जिन लोगों ने कठिन तरीन हालात में मेरी मदद की, मुझे पनाह दी और मैं उनका एहसान मानने की बजाय उनकी मौत की दुआएं मांगता हूं। लेकिन उन लोगों ने मेरी हमदर्दी या मुझे पनाह इंसानी हमदर्दी की बिना पर नहीं दी थी, बल्कि अपने मकासद के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया था। हर एक ने मुझसे अपने मुखालिफिन को कत्ल करवाया था और हर एक का मंसूबा यह था कि काम हो जाने के बाद मेरा काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन ये तो भला हो राधा का कि उसने बर वक्त खतरे से आगाह करके मुझे बचा लिया। मुझे राधा पर भी एतमाद नहीं था, उसके बारे में भी मैं शुकूक में मुब्तला था। जहां तक पंडित भेरू का ताल्लुक था तो वो तो था ही इस काबिल, अलबत्ता मंदिर में जो बेगुनाह मारे गए होंगे उनका मुझे वाकई अफसोस था। रात बीतती जा रही थी और इन वाकयात के बारे में सोचते हुए मैंने फैसला किया था कि हालात जैसे ही नॉर्मल होंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मजीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं था। उस रात मैंने कई मरतबा उठकर पहाड़ी की तरफ देखा। लगता था वो आग कई रोज तक बुझने वाली नहीं, क्योंकि अब उस तरफ नारंगी रोशनी आसमान तक नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि आग बढ़ गई थी और यकीनन उस आग ने आसपास की दूसरी इमारतों को भी लपेट में ले लिया होगा। 3 बजे के करीब सुबह नींद आने लगी। मैं सोफे पर ही लेट गया, कुर्सी के कुशन का तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया था। मैं रात भर बेचैन ही रहा, इसलिए सुबह आंख भी जल्दी खुल गई। राधा मुझसे पहले ही जाग गई थी। नाश्ते के बाद मैंने वो फाइल निकाल ली जो अलका के आश्रम से लाया था। उस फाइल में रॉ के उन एजेंटों के नाम पते थे जो पाकिस्तान में मजमूम सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। उनमें 3 औरतों के नाम भी शामिल थे। एक नाम तो वही था जिसकी तस्वीर अलका मुझे प्रोजेक्टर पर दिखा चुकी थी। मुझे अपने मुशाहिदे और हाफिजे पर हमेशा नाज रहा था। ये नाम पते भी जहन नशीन करने के बाद मैंने फाइल जला दी और उसकी राख सिंक में बहा दी। राधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा, यही तो मसला है कि मैं इस फाइल को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वैसे इसका एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज हो चुका है। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं उठकर बाहर आ गया। बाहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि मैं खड़ा भी रहता तो मुझे बाहर से नहीं देखा जा सकता था। मैं लॉन में खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर राधा की तरफ मुड़ गया जो मेरे करीब ही खड़ी थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास कोई खुरपी वगैरह तो होगी, वक्त काटने का कोई जरिया तो हो, घास ही काट ली जाए। राधा अंदर से खुरपी ले आई और मैंने एक तरफ से फालतू झाड़ियां खोदना शुरू कर दी। मुझे एक दिलचस्प मशगला मिल गया था। वैसे भी मेरा बचपन गांव में गुजरा था, ऐसे कामों में दिलचस्पी फितरी बात थी। मैं शाम तक लॉन में मसरूफ रहा। बाहर की हमें कोई खबर नहीं थी। मेरे मना करने के बावजूद शाम से जरा पहले राधा ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, बोली, घबराते क्यों हो? कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। अगर बिलफर्ज पकड़ी भी गई तो मैं मरने को तरजीह दूंगी, तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। राधा जब तैयार होकर कमरे से निकली तो मैं कुछ देर के लिए तो सांस लेना भूल गया। बोली, मैं तमाम मालूमात हासिल करके ही वापस आऊंगी। हो सकता है मुझे देर हो जाए। आधी रात तक बहरहाल लौट आऊंगी, लेकिन अगर मैं सुबह तक न लौटूं तो समझ लेना कि कोई गड़बड़ है और फिर तुम्हें जो कुछ भी करना होगा अपने तौर पर करना होगा। वो चली गई और मैं कुर्सी पर बैठा सोचता रहा कि क्या राधा मेरे साथ वाकई मुखलिस है या मुझे मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेकर ये भी मुझे धोखा देगी। राधा मेरे लिए खाना तैयार कर गई थी। मैंने 9 बजे के करीब खाना खाया और फिर कॉटेज से निकलकर उस पहाड़ी पर आ गया। मंदिर की आग अचानक मांद पड़ चुकी थी, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी कहीं कहीं से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका और कॉटेज में वापस आ गया। वक्त गुजारी का कोई जरिया नहीं था। बड़ी सख्त बोरियत बल्कि बेजारी हो रही थी। मैंने गन सामने तपाई पर रख दी और सोफे पर बैठा दीवारों को घूरने लगा। उस वक्त 11 बजने वाले थे। राधा ने कहा था कि वो आधी रात से पहले वापस आ जाएगी। मुझे यह भी अंदेशा था कि अगर वो पहचान ली गई तो उसका जिंदा बचना मुश्किल होगा। एक और ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुर्योधन या किसी और से मिलकर मेरे खिलाफ कोई और मंसूबा बना रही हो। ये सब एक दूसरे की काट में लगे हुए थे। अपने देश के मफाद को पसे पुश्त डालकर अपने अपने नंबर बनाने में मसरूफ थे और अब तक कई आदमी मरवा चुके थे, लेकिन किसी के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया था। मैंने आखिरी बार घड़ी देखी तो 11:30 बजे थे और फिर शायद मैं ऊँघ गया था।
और उसी ऊँघ में मैं सोफे से नीचे दराज हो गया था और फिर दफतन किसी आहट से मेरी आंख खुल गई। मैं गुज़श्ता रात भी नहीं सोया था और दिन में भी जागता रहा था। उस वक्त थोड़ा सा ऊँघने के बाद आंख खुली तो दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी और आंखों में जैसे मिर्चें सी भर गई थी। मुझे अपने सामने 2 हयूले से दिखाई दिए। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और फिर एकदम जैसे होश में आ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर सी दौड़ती चली गई। सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मेरे सामने राधा के साथ संपत भी खड़ा था। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट और हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरी तरफ था। उसके साथ खड़ी हुई राधा भी मुस्कुरा रही थी। उसने मेज से कैराकॉफ उठा ली थी और उसका रुख भी मेरी तरफ ही था। राधा के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त निकले। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और जिस्म इस तरह ढीला पड़ गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। मैं सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा वहशत ज़दा सी नजरों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखता रहा। संपत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमारे जाल में फंसा हुआ शिकार बचकर नहीं निकल सकता। पंडित भेरू, अलका या राधा किसी के पास भी रहते बात एक ही होती। हम लोगों में लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन असल मिशन तो हमारा एक ही है। हम उसे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम अलका अग्निहोत्री के पास थे या पंडित भेरू के मंदिर में छुपे हुए थे, बात एक ही थी। ये भी तुमसे वही काम लेना चाहते थे जो हमारा भी मिशन था, यानी नागराज की जिंदगी का खात्मा। वो हम सबका मुश्तरका दुश्मन है। हम सिर्फ उसको खत्म करना चाहते थे। अपने देश को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था। लेकिन तुमने कैंप तबाह कर दिया जिससे हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुमने अलका को भी मार डाला। वो तो रॉ की एक जिम्मेदार ऑफिसर थी। दुर्योधन तो कल से तुम्हें तलाश कर रहा है। राधा तुम्हारी हमदर्द बनकर तुम्हें अपने साथ ले आई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर तुम गायब हो गए तो तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। लगता है यहाँ तुमने अपने बहुत से हमदर्द बना लिए हैं जो खौफ से बेनियाज तुम्हें पनाह देने को तैयार हैं। मिसाल के तौर पर पंडित भेरू। कौन सोच सकता था कि तुम उसके पास पनाह लिए हुए हो, लेकिन वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया और तुम भी अंजाम के करीब पहुंच रहे हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी इस तवील बकवास में कम से कम 3 मरतबा पंडित भेरू का नाम ले चुके हो। वो है कौन? संपत ने कहा, अनजान बनने की जरूरत नहीं है। क्षम्या हमें सब कुछ बता चुकी है। तुम 2 महीनों से पंडित भेरू के मंदिर में छुपे हुए थे और वो तुम्हें हर किस्म की सहूलत फराहम किए हुए था। क्षम्या का नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। गोया वो जिंदा थी लेकिन मैं अनजान बना रहा। मैंने कहा, अच्छा वो कौन है? संपत ने मुझे घूरा, बोला, अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम उसे अपने साथ लेकर कैंप में गए थे। गोरख सिंह तो उसे बगल में लेकर अपने कॉटेज में घुस गया था और तुमने मौका पाकर कैंप में मुख्तलिफ जगहों पर टाइम बम फिट कर दिए थे। तुम्हारा ख्याल था कि क्षम्या भी खत्म हो जाएगी और किसी को पता नहीं चल सकेगा, लेकिन वो बच गई और उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस और नागराज के आदमी पागल कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम हमारे हाथ लग गए। दुर्योधन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। राधा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बोली, संपत, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पिस्तौल मुझे दो। उस कमरे में पलंग के नीचे से रस्सी उठा लाओ। तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है। इसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। मैं खूंखार नजरों से राधा की तरफ देख रहा था। संपत ने अपना पिस्तौल राधा के हवाले कर दिया और जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा, राधा ने उसके पैर में पैर फंसा दिया। वो लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा। उसके मुंह से करा खारिज हो गई। राधा चीखी, नाजी पकड़ो इसे। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। एक लम्हे को तो मेरी समझ में ना सका कि हुआ क्या है। राधा संपत को यहाँ लेकर आई थी और मुझ पर राइफल ताने खड़ी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे बाजी पलट गई। राधा फिर चीखी, क्या देख रहे हो, उठो, पकड़ो इसे। मैं एक झटके से खड़ा हो गया। इस दौरान संपत भी सूरत हाल का अंदाजा लगा चुका था। उसने लेटे ही लेटे टांग चला दी। उसकी ठोकर राधा की टांग पर लगी और वो चीखती हुई पुश्त के बल गिरी। पिस्तौल और कैराकॉफ दोनों चीजें उसके हाथ से निकल गई थी। पिस्तौल संपत के करीब गिरा था। उसने लोट लगाकर पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी लम्हे मैंने छलांग लगा दी और संपत के ऊपर जा गिरा। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इस दौरान संपत पिस्तौल को पकड़ने की कोशिश भी करता रहा, मगर मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया। संपत अगरचे कद्दो कामत में मुझसे छोटा था, मगर वो बेपनाह ताकत का मालिक था। वो जोंक की तरह मुझसे लिपट गया। पुश्त के बल गिरने से राधा का सर फर्श से टकराया। चोट ज्यादा लगी थी और वो दोनों हाथों से सर थामे फर्श पर पड़ी थी। संपत मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने उसकी गिरफ्त नहीं जमने दी। ताहम वो मुझे रगेदता हुआ दीवार तक ले गया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरा सर 2-3 मरतबा दीवार से टकरा दिया। सर के पिछले हिस्से में लगने वाली चोट खासी शदीद थी। मेरा दिमाग झंझना उठा।
मैंने संभलने की कोशिश करते हुए उसके पेट में 2-3 घूंसे रसीद कर दिए। एक घूंसे की चोट कारआमद साबित हुई और वो कर्राह उठा। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। मैंने उसे पीछे उछाल दिया और खुद भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। संपत पुष्ट के बल गिरा था। पिस्तौल उससे चंद फुट के फासले पर था। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसका हाथ पिस्तौल पर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्तौल को गिरफ्त में लेता, मेरे पैर की ठोकर उसके हाथ पर पड़ी। पिस्तौल फर्श पर लुढ़कता हुआ दीवार से जा टकराया। संपत के मुंह से भी हल्की सी चीख निकल गई थी। मेरे पैर की ठोकर ने उसके हाथ की उंगलियों को कुचल दिया था। उसके साथ ही वो बड़ी फुर्ती से उठकर बैठ गया था, मगर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। वो कुछ देर तक तो पिटता रहा, लेकिन फिर उसका भी दाव चल गया। उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं एक टांग पर नाच कर रह गया और फिर पुष्ट के बल गिरा। मेरे संभलने से पहले ही उसने मुझे छाप लिया। संपत की ठोकरें वजनी हथौड़ों की तरह मेरे जिस्म पर बरस रही थीं। चंद ठोकरें बरसाने के बाद उसने एक बार फिर पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। मैंने बड़ी फुर्ती से एक पैर आगे कर दिया। उसकी टांग में अड़ंगा लगा और वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। उसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीख निकली थी। उसका मुंह फर्श से टकराया था और गालिबन सामने के 2 दांत अपनी जगह से हिल गए थे और फिर मैंने उसे संभलने का मौका न दिया। चंद ठोकरें बरसाने के बाद मैंने उसे पुष्ट की तरफ से गिरफ्त में ले लिया और दोनों बाजू पीछे की तरफ मोड़ दिए। गालिबन उसके कंधों के जोड़ हिल गए थे। वो चीखने लगा। मैंने राधा की तरफ देखा। वो बैठी सर को जोर जोर से झटके दे रही थी। संपत की चीखें सुनकर वो बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से उठी और मेजपोश उठाकर संपत के मुंह में ठूस दिया। उसके साथ ही उसके मुंह पर 2-3 घूंसे जड़ दिए और सीने पर जोरदार लात रसीद कर दी। वो बिल्ली की तरह गुर्राई। हरामजादे, तू समझता था कि मैं तुझे यहाँ इसलिए लाई हूँ कि नाजी को प्लेट में सजाकर तेरे सामने पेश कर दूंगी। तुम लोगों ने इस काबिल कहाँ होवत हो कि कोई भलाई की जावे। तुम लोगों ने कई पुरुष तक हमारा इज्जत से खेलत रहे हो, हमारी बोटियां नोचत हो। अब हमार बारी है, गिन गिन कर बदले लेवत रहूंगी। राधा के मुंह से बड़ी मॉडर्न किस्म की गालियां भी निकल रही थीं और फिर वो दूसरे कमरे से रस्सी ले आई। मैंने संपत के हाथ पुश्त पर बांधे और उसे फर्श पर लुढ़का दिया। उसके चेहरे पर अजियत और कर्ब के तासुरात नुमाया थे। राधा ने कैराकॉफ और पिस्तौल उठाकर मेज पर रख दिए और कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो बुरी तरह हाँप रही थी और मैं एक तरफ खड़ा उसे देख रहा था। बात मेरी समझ में नहीं आई थी। वो संपत को यहाँ लेकर आई थी, शायद मुझे पकड़वाने या मरवाने के लिए, लेकिन फिर अचानक ही बाजी पलट गई, बल्कि राधा ही पलट गई। राधा ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। बोली, तुम्हें हैरत हो रही है? उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। सर पर अच्छी खासी चोट लगी थी। बोली, अगर मैं ये नाटक न करती तो ये हरामी मेरा अंत कर देता। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। कहा, ओह, मैं तो समझा था कि शायद तुम भी। उसने मेरी बात पूरी करते हुए कहा, बेला और अलका की तरह तुम्हें फरेब दूंगी। मैं बताती हूँ सब कुछ कैसे हुआ। वो कुछ देर को खामोश हुई, फिर बोली, शहर की सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है। पुलिस रॉ और नागराज के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। तमाम छोटे बड़े होटल, गेस्ट हाउसेज और कोई सराय ऐसी नहीं छोड़ी जहां उन लोगों ने बार बार छापे न मारे हों। अचाल शिवा मंदिर की आतिशजदगी के बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मंदिर को आग नागराज के आदमियों ने लगाई थी और उसका इल्जाम भी तुम्हारे खाते में डाल दिया था। मंदिर में उस वक्त तकरीबन 300 यात्री थे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। उनमें से सिर्फ चंद एक ही जाने बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए। ख्याल है कि तकरीबन 200 अफराद जलकर भस्म हुए हैं और कई जख्मी भी हुए हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है। वहाँ पहले ही उन लोगों को भर दिया गया था जो बम धमाकों में जख्मी हुए थे। प्राइवेट डॉक्टर्स की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं कि वो मंदिर में जख्मी होने वाले तमाम जख्मियों की देखभाल कर सकें। बहुत बुरा हाल हो रहा है जख्मियों का। बहरहाल मैं मालूमात हासिल करती फिर रही थी कि नारायण होटल से निकलते हुए इस हरामी से आमना सामना हो गया। उसने संपत की तरफ इशारा किया। ये मुझे देखकर ठिठका, लेकिन फिर आगे निकल गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसे मुझ पर शुबा हो गया था। मेरे जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा, अगर इसने मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। हो सकता है मेरी निगरानी के लिए ये किसी और को भी इस्तेमाल करता। इस तरह ये मेरे ठिकाने का पता चला लेता और हम दोनों मारे जाते। इसलिए मैंने खुद ही इससे मिलने का फैसला कर लिया और चंद कदम चलने के बाद मैं पलट कर इसकी तरफ आ गई। हम दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ गए। इसने मुझे बताया कि अलका के कत्ल के सिलसिले में मुझे भी तलाश किया जा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से इसे यकीन दिलाने में कामयाब हो सकी कि अलका अग्निहोत्री के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं और ना ही मैं किसी खौफ से रूपोश हुई हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें अलका को कत्ल करके आश्रम से फरार होते हुए देख लिया था
और तुम्हारी निगरानी करती रही हूँ। मैंने इसे बावर करवा दिया था कि मैंने तुम्हारा ठिकाना मालूम कर लिया है और अब मरीना क्लब जा रही थी ताकि दुर्योधन को तुम्हारे बारे में इत्तला दे सकूं। लेकिन अगर ये चाहे तो खुद तुम्हें पकड़कर दुर्योधन के हवाले कर सकता है। इस तरह इसे भी कुछ अहमियत हासिल हो जाएगी। यह हरामजादा दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ साबित हुआ और खामोशी से मेरे साथ आ गया। रास्ते में ये बड़े मंसूबे बना रहा था और जानते हो ये तुम्हें दुर्योधन के नहीं नागराज के हवाले करना चाहता था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, कहा नागराज? मगर ये तो दुर्योधन का आदमी है। राधा ने कहा ये सब हरामी हैं, एक दूसरे की काट में रहते हैं। ये तुम्हें दुर्योधन के पास ले जाता तो इनाम में 1000-2000 मिल जाते, जबकि नागराज ने तुम्हारे लिए पूरे 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। उसके इस इंकिशाफ पर मैं चौंक गया। राधा ने कहा अब तुम जो भी जानकारी चाहते हो इससे हासिल कर लो, ये सब कुछ जानता है। एक एक बात मालूम है इस हरामी को। मैंने संपत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात और आंखों में वहशत नुमाया थी। मेरे बारे में वो बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि मैं नागराज के हल्के में यमराज के नाम से मशहूर हो चुका हूँ। और ये गलत भी नहीं था कि अब तक तो मैं वाकई उन लोगों के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुआ था।